नमस्कार साथियों। दिल की बात आपसे सब तक नया एपिसोड, नई कहानी और फिर से नई कहानी। आज जिनसे मिलने जा रहे हैं बेसिकली समाज सेवा में बहुत अग्रणी रहती हैं और हर क्षेत्र में मल्टी टैलेंटेड आप उनको कह सकते हैं। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा मीना श्रीवास्तव जी का। मैम स्वागत है आपका हमारे शो के अंदर। बेसिकली नमस्कार। मैम, हर महिला का अपना एक ख्वाब होता है कि वो समाज के लिए कुछ अच्छा करे, अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छा करे, और इसलिए वो बचपन से पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर कॉलेज होता है एंड देन शादी के बाद फिर नया जीवन। तो सबसे पहले मैं आपकी जर्नी जानना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स के लिए, ताकि वो भी इस चीज़ को प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सके कि आपकी लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, किस पड़ाव पर किस मुकाम तक पहुँची। प्लीज़। नमस्कार, मेरा नाम मीना श्रीवास्तव है और मैं दिवीसा फाउंडेशन की डायरेक्टर एंड फाउंडर हूँ और मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। सबसे पहले जो इन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि मैं अपनी बारे में बताऊँ, तो मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मैं उस समय मेरी मम्मी पॉलिटिक्स में थी, पापा मेरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और बहुत ही हमारा परिवार अच्छे नामी परिवारों में गिना जाता था। उस समय लड़कियों को पढ़ाने में बहुत वो करते थे लोग बाग। मैं इंटर तक पढ़ी, फिर इसके बाद कोई एजुकेशन था। लोग कॉलेज में लड़कियां क्योंकि पसंद नहीं करते थे बच्चों के, लड़कों के साथ पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन मेरी मम्मी ने कहा मुझे अपनी लड़की पे गर्व है और उन्होंने मुझे कोचिंग में डाला और मैं ही एक ऐसी लड़की अपनी डिस्ट्रिक्ट में थी जो मैंने कोचिंग किया और मैंने वहाँ से इलेक्शन में फाइट किया और BA MA AA सब मैंने किया। फिर इसके बाद मेरी शादी हो गई। मेरे हस्बैंड इंजीनियर थे। फिर मैं अपने गृहस्थ जीवन में आ गई। फिर मेरे अभी 2 बच्चे हैं प्रेजेंट टाइम, दोनों। एक मेरा यही है अनंता इंस्टीट्यूट में मैनेजर है और एक मेरा बेटा है प्रतीक श्रीवास्तव, वो मीडिया में है। वो पूरे गुजरात का हेड है, पहले दिल्ली था, अब गुजरात में है। अब मैं सोशल वर्क से बहुत 20-25 सालों से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं जगह जगह जाती हूँ और काम करती हूँ। वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैम, यहाँ पे एक बात आपने कही, जिसलिए कि पहले का जो समय था, मतलब जो समय आपने देखा, वहाँ पे पढ़ाई को लेकर बहुत थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस था गर्ल्स को लेकर। बहुत अभी ज़्यादा तो था। माहौल ऐसा है कि ऑलमोस्ट हर एक लड़की पढ़ाई कर रही है अच्छे लेवल जी, पे, जी, और जी, मतलब जी। स्कूल्स, कॉलेज एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जी, और जी। अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी भी कर रही है। हुँ। तो बेसिकली एक सवाल जो अभी वर्तमान में निकल कर आता है कि कहीं ना कहीं आज भी एक धारणा बनी हुई है लड़कियों को शिक्षा को लेकर, कि अगर लड़की ज़्यादा पढ़ाई कर लेती है, फॉर एग्जाम्पल मतलब अगर उसकी BA MA या और भी हायर एजुकेशन उसने किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसकी शादी को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो उस मुद्दे पे उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन पेरेंट्स के लिए यही कहना चाहूँगी कि टाइम से शादी कर दीजिए, ये सबसे अच्छा है। क्योंकि आजकल पहले जैसा टाइम नहीं रह गया। शादी के बाद भी लड़कियां बहुत पढ़ लेती हैं और बहुत काबिल हो जाती हैं। आप टाइम से शादी कीजिए और आजकल वो लड़का खुद चाहे कि मेरी बीवी मुझसे पढ़े लिखे खूब काबिल बने, उनको अच्छा लगता है। हम लोग का समय अलग टाइम था, आज का टाइम बहुत बदल चुकी है। टाइम, हर दुनिया बदल गई है, लोगों की सोच बदल गई है। तो इसलिए टाइम से आप शादी करेंगे तो ससुराल वाले भी लड़की को आगे बढ़ाने में पूरी सहयोग भी देंगे। ये वाकई महत्वपूर्ण बात है कि जैसे कि मैम ने कहा टाइम से शादी करना, बिकॉज इस बात को साइंस भी और हमारा अध्यात्म भी प्रूव करता है कि समय पर लड़का और लड़की की शादी होना जरूरी होता है, ताकि वो खुशहाल सुख शांति से अच्छा जीवन भी जी सकें। सर मैम, यहाँ पर जैसे कि शादी हो गई, जी, अब जाहिर सी बात है बच्ची ने अच्छी पढ़ाई लिखाई की है, जी, तो वो जी, अपना जो प्रोफाइल में भी रहेगी, या जी, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो या खुद का बिजनेस हो, जी। तो उसके लिए थोड़ा सा ना बड़ा डिफिकल्ट होता है कि वो अपना जॉब को मेंटेन करे या अपने परिवार को सुख शांति से चलाए, और हुँ, बच्चा है तो थोड़ा और बड़ा चैलेंज उसके लिए हो जाता है एक हुँ। महिला के लिए। तो ऐसी गर्ल्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे बेसिकली? नहीं, आजकल तो लड़कियाँ बहुत ही क्वालिफ़ाइड हो गई हैं। वो हर चीज़ बड़ा सेट करके चलती है। मैं भी जॉब करती थी, तो मैं घर भी देखती थी, बच्चा भी देखती थी, अपने हस्बैंड को भी देखती थी। इसलिए से नो प्रॉब्लम, सब सेट कर लेती हैं लड़कियाँ, बल्कि जेंट्स नहीं कर पाते हैं। ये वाकई में बड़ा मतलब प्यारा इन्होंने आंसर किया, और वो हंसते हुए आंसर किया। ये बहुत बड़ा मतलब उदाहरण है जिसको आप इजीली समझ सकते हैं कि वाकई में आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। बिकॉज कई बार मैम क्या होता है कि जब वो मेंटेन नहीं हो पाती, चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती, तो फ्रस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे गलत डिसीजन वो ले लेती हैं, हुँ, और कई बार फैमिली में इतनी बड़ी बातें हो जाती हैं, छोटी सी बात बहुत बड़ी बन जाती है कि बात तलाक तक पहुंच जाती है। एक हाँ, तलाक से मैम एक सवाल और मेरे मन में है कि हुँ, जैसे कि
अभी तलाक के रेशियोज जैसे कोर्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसके पीछे मेन रीजन आप किस चीज़ को मानते हैं? मैं मेन रीजन इसमें ये मानती हूँ कि लड़की लड़के से ज़्यादा क्वालिफाइड हो जाती है, उसमें ईगो टकराता है, ईगो आ जाता है। वो सोचती कि मैं ज़्यादा कमा लेती हूँ, लड़का सोचता मैं कमाता हूँ, मेरे उसमें रहे, तो ये ईगो टकराता है, फिर उनके विचार नहीं मिलते, उनका रहन सहन अलग हो जाता है, लड़के का रहन सहन उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, वो ईगो हट आ जाता है इसमें, तभी तलाक की नौबत आती है। तो ये मतलब आज के परिवेश में जो तलाक वाला जो माहौल है, क्या आप इसको उचित मानते हैं आप इसको? नो, मुझे बिल्कुल नहीं होना चाहिए तलाक। तो इसका मतलब निवारण और लव मैरिज तो करनी नहीं चाहिए। लव मैरिज जो ऐसे आज को लोग कर लेते हैं, इसके मैं बिल्कुल विरोधाभास हूँ। जो पेरेंट्स शादी करते हैं सोच समझ के 7 फेरे लेके करते हैं, वो लॉन्ग लाइफ चलती है, तो ये शादी सक्सेस नहीं होती लव मैरिज। मतलब इसका मतलब आप, अगर मैं आज के नौजवानों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, तो आप लव मैरिज को मतलब गलत किस नजरिए से बताना चाह रहे हैं? क्योंकि इतना वो लोग इतना नहीं सोच विचार पाते, बस वो ऊपरी दिखावा जानते, अंदरूनी क्या चीज़ है वो नहीं समझ पाते। वो बस अपनी एजुकेशन देखा, लड़का सुंदर है, ये आपने उसको डीपली कभी देखा कि वो आपके लिए लॉन्ग लाइफ क्या कर सकता है? जो माँ बाप देखते वो जिंदगी भर के जैसे मेरी शादी हुई थी तो ये इंजीनियर थे, तो भाई बच्चे पढ़ के निकलते हैं तो वैसे होता, तो इन्होंने कहा अरे तुम क्यों कह रही हो, मैंने ना कीचड़ में कमल खिलता हुआ देखा है, कीचड़ से मैंने कमल निकल। आवाज वास्तव में मेरे पेरेंट्स की बात बिल्कुल सही है, मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं और सुखी मैं मेरा परिवार है। इसलिए माँ बाप से के साथ आप करेंगे तो हमेशा लॉन्ग लाइफ की जीवन सुखमय रहेगा, अपने आप शादी सक्सेस नहीं होती है। अगर आपने नोटिस की एक बात है, बहुत प्यारी बात बोली कि इनके हस्बैंड इनको बहुत प्यार करते हो, इस बात को प्राउडली आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं आज के इस समय के अंदर भी, और इतने वसंत आपने जीवन के निकाले हैं, तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो प्यार आपका आज तक बरकरार है, इसीलिए शायद आपके चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट और इतनी खुशी भी है। और इसलिए क्या आपके दोनों बच्चे हैं मैम? जी जी। आपने कहा वर्किंग भी आप रहे और सोशल जी समाज सेवा आज भी आप कर रहे हैं। हाँ, मैं थिएटर में भी जुड़ी हूँ, थिएटर में मैंने काम किया हुआ है। मतलब इतना कहीं ना कहीं आपका शेड्यूल बहुत टाइट रहता है जी जो पैक रहता है शेड्यूल। जी जी। तो उस यहाँ पे एक जो सवाल मेरा वापस घूम फिर के वापस आपके पास वही आ रहा है कि फैमिली, आपका वर्किंग और आपका अपना पर्सनल हेल्थ, उस इन तीनों के अंदर आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं कि वो खुशियां बरकरार हैं? देखिए, मैं कैसे मैनेज करती हूँ तो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझसे किया है। तो मैं हर चीज़ को सेट कर लेती हूँ, जैसे मुझे कहीं जाना है तो हस्बैंड को ये कि मेरे को टाइम से सारा खाना मिल जाए, टाइम तो उसको मैं सेट कर देती हूँ, बच्चों को बच्चों के हिसाब से सेट, फिर मैं अपने लिए सारा दिन अपने लिए निकाल के लेती हूँ, इसी तरह मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो जिससे कि आपकी डाइट का, खाने पीने का कुछ शेड्यूल वैसा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है डाइट का मेरे, मैं जहाँ तो सब सेट कर लेती हूँ अपने हिसाब से। तो मोस्टली आजकल सबसे बड़ा टेंशन ये रहता है कि हम समय पे हमें खाना मिल जाए। हाँ। अगर डाइट प्रॉपर नहीं होती तो जाहिर सी बात है हेल्थ पे उसका बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ता है, जो कहीं ना कहीं डेली लाइफ में आज हम देख भी रहे हैं। मैं खा के निकलती हूँ घर से अपने। मतलब वही आपका ये सबसे बड़ा आपने सही कहा, हाँ। आप घर से खाकर निकलते हैं। मोस्टली अभी क्या होता है कि हम लोग ये जो फास्ट फूड वाली लाइफ जी रहे हैं ना, तो प्रॉपर हम खाना खाते नहीं, हम छोटा सा ब्रेड या चाय नाश्ता कर लिया और हम निकल जाते हैं। तो आई थिंक भरपेट खाना खाना, जो हमारे बड़े बुजुर्ग पहले भी कहते थे कि सुबह का नाश्ता राजा जैसा होना चाहिए, अगर आप भरपेट खाकर निकलते तो पूरा दिन एनर्जेटिक आपका रहता है और आप अपने वर्क बैलेंस को प्रॉपर मेंटेन कर पाते हैं। जी जी। मैम सोशल, जैसे आप अभी वर्किंग कर रहे हैं, जी, समाज सेवा के नाम पर भी अभी जैसे हम देखते भी मीडिया में भी या अखबारों में पढ़ते हैं कि समाज सेवा के नाम में बहुत ज़्यादा धोखे हो गए हैं या बहुत बड़ा एक हवा क्रिएट कर दिया गया है, तो एक्चुअल में समाज सेवा आप किसे कहते हैं? देखिए, मैं भी जो समाज सेवा अलग हटके, मैंने समाज सेवा कमाई का साधन नहीं बना। जैसे आजकल जगह जगह NGO बन गए हैं, प्रोग्राम करते हैं, पैसे लेते हैं और उससे डोनेट भी करते हैं, ये चीज़ मेरा नहीं है। मैं समाज सेवा निस्वार्थ भाव से करती हूँ, मैं अपना ही पैसा और गरीब जिनको ज़रूरत है उनको देती हूँ। कच्ची बस्ती में जाती हूँ और जैसे गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाई का वो कर लेती हूँ। जैसे ठंडक में जाते हैं तो गरीबों का तो कंबल उम्बल नहीं थे, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करती हूँ। वृद्धाश्रम में चली गई, जिनको ज़रूरत है वहाँ पूरी कराती हूँ। तो इस तरह मैं करती हूँ, मतलब सेवा निस्वार्थ भाव से सेवा मेरी सच्ची सेवा है। समाज सेवा वाकई में कहते भी उसे ही है। मैम अभी एक वर्ड आपने यूज किया, वृद्धाश्रम। जी। यहाँ एक सवाल जो वाकई में हम सभी के सामने बहुत बड़ा कैसे प्रॉब्लम भी हम उसे कह सकते हैं, बिकॉज वृद्धाश्रम कहीं ना कहीं मैम मुझे लगता है कि हमारे हिंदू संस्कृति में आई थिंक कहीं नहीं था। जी जी। फॉरेन कल्चर से चल के आया है। तो जो अभी अनाथाश्रम, जो वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, मतलब जो पहले से थे वो तो हैं, बट डे बाई डे बहुत ज़्यादा खुलते जा रहे हैं, इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। तो इसको आप कहाँ तक उचित और अनुचित मानते हैं?
देखिए, मैं वृद्धाश्रम को बिल्कुल अनुचित मानती हूँ, बिल्कुल उचित नहीं मानती हूँ। ये अगर हर बच्चा अपने माँ-बाप की सेवा करे, तो वृद्धाश्रम होंगे ही क्यों? आएँगे क्यों? कि ज़िंदगी भर माँ-बाप बच्चे को पढ़ाता है, लिखाता है और उसको इतने काबिल बना देता है ऐसा कि वो ये चाहता है कि बच्चा मेरे सेवा करे, बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हो रहा है आजकल। शादी हुई, बहुएँ आईं, अगर बहू अच्छी आ गई तो घर स्वर्ग बन जाता है। अगर बहू थोड़ा वैसी आ गई तो फिर घर को नर्क बना देंगी। वो अपने स्टेटस में अपने सास-ससुर को रखेंगे नहीं कि हमारे स्टेटस में इतना बड़ा घर, उनकी हवेली हवेली एक छोटा-सा कमरा माँ अपने पेरेंट्स को दे देते कि रहें। उसके बाद भी उससे भी मन नहीं भरता तो अनाथ आश्रम में वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। ये ठीक नहीं भाई, ये मतलब कल्चर हमारा विदेशी कल्चर, इसको अब नहीं अपनाना चाहिए। मेरा तो आज के यंग जो है यूथ हैं उनको मैं यही कहूँ, माँ-बाप ज़िंदगी भर किसी के रहते नहीं हैं, उनका जितना आशीर्वाद आप ले सकते हैं लीजिए। अगर आपकी बहू कहती है, आपकी पत्नी कहती है कि ये ऐसा करो, ये ऐसा नहीं, आप अपने घर पे अपनी ससुराल लेके भी चलिए और अपनी माँ-बाप को भी लेके, दोनों को तालमेल मिला के चलिए। ये मेरा सबसे कहना है। अगर हर माँ-बाप चाहता कि मेरा बेटा मेरे साथ है, वो आपसे पैसा नहीं चाहते, रुपया नहीं चाहते, सिर्फ एक प्यार चाहते हैं कि प्यार और टाइम थोड़ा-सा हमको दे दीजिए और कुछ नहीं चाहते। वृद्धाश्रम के मैं गई, मुझे इतना ज़्यादा दुःख लगा वहाँ के आईएएस डॉक्टर, इंजीनियर और बताओ वृद्धाश्रम में पढ़े हुए हैं, उनके बच्चे एक से एक अच्छी पोस्ट में हैं। सुन के मुझे बहुत खराब लगता था। तो मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है अपने माँ बाप की सेवा करें, जिससे उनको वृद्धाश्रम ना जाना पड़े। अगर उनकी पत्नी आ जाती तो उनको भी समझाए, ये भी आपके माता पिता हैं, जैसे वो माता पिता, ये भी, दोनों को मिला के तालमेल मिला के चलिए। तो मेरी समझ से वृद्धाश्रम नहीं। आपने जैसे बात की, जैसे अभी अगर लड़की अच्छी है, मतलब आपके घर में वो बहू बन के जो भी आ रही है, अगर वो वाकई बहुत अच्छी है तो घर स्वर्ग ही बनता है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो लड़की गलत है, गलत कैसे, इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? पहली चीज तो ये। दूसरा, अगर लड़की आपके माता पिता के नहीं, अपने सास ससुर को आपके साथ अपने घर में रखना नहीं चाह रही है, तो उसके स्वयं के भी तो माता पिता हैं। यस, यही मैं समझाने कि आपने ससुराल में भी देखो, मैके को भी देखो, दोनों माता पिता आपके हैं। जैसे आप उनको देख रहे हैं, वो भी तो आपके माँ, एक ने तो आपको जन्म दिया। आप मेरी एक पॉइंट समझ लिए, माँ ने आपको जन्म दिया है, लेकिन सास ने आपको जीवन साथी दिया है। कितना बड़ा काम किया है। माँ ने तो शादी ब्याह करके फ्री हो गई, लेकिन जो अपने जिगर कोटा, जो सास होती है, अपने जिगर कोटा पढ़ाई लिखाई लड़का को दे देती कि लो बेटा, तुम आप घर की कुंजी ले लो, तुम संभालो, मेरे बेटे को भी तुम ले लो, और तुम मेरी इसकी सारी तनख्वाह की तुम हकदार हो। सब कितना बड़ा त्याग करती है। तो बहू को भी चाहिए ना कि सास को अपनी माँ का रूह ही दर्जा दे। ये वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण और सोचने और समझने वाली बात है कि आपकी छोटी सी गलती एक माता पिता को, एक इंसान को, मतलब कहते हैं ना, वृद्ध जो एज होती है वो बच्चों वाली एज होती है, जो उस समय वो खुशियाँ आपसे चाहते हैं, वो खुशियाँ आप उनसे छीन लेते हैं। और जिस घर को उन्होंने बनाया, जिस बच्चे को पढ़ा लिखा के आपको बड़ा किया, मतलब उनका लास्ट में एक छोटा सा, मतलब कहते हैं ना, प्यार आपसे चाहते हैं। जैसे आपने कहा प्यार, क्योंकि पैसा वो नहीं चाहते, पैसा तो उन्होंने इतना कमाया और इतना आप पे खर्च कर दिया कि आप होते ही कौन है उनको पैसा देने वाले, मकान जमीन जायदाद देने वाले, वो तो खुद उन्होंने आपके लिए क्रिएट किया है। ठीक है, एक लास्ट में प्यार की उम्मीद है। हाँ। प्यार भी आप उनको नहीं दे पा रहे। एक से बहुत, हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, यदि शादी आप लड़की की शादी करते हैं ना, तो मेरा सबसे बड़ा आपसे अनुरोध है कि शादी में लड़की के ससुराल में ज़्यादा माँ बाप को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। क्यों लड़की आती है तो सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, वो घर में सेट होती है, वो भाई आपका घर अलग, यहाँ का रहन सहन अलग हो जाता है, तो सेट होने में टाइम लगता है। अगर लड़की को कोई तकलीफ हो, जरूर आप इंटरफेयर कीजिए अपनी बेटी की तरफ, लेकिन जब लड़की सुखी है तो माँ बाप को बात बात में लड़की के लिए कि तूने क्या बनाया, तूने क्या खाया, तेरी सास कैसी है, तेरी ननद कैसी है, तेरी देवर कैसे हैं, तू कहाँ जा रही, ये सब नहीं, उसको अपने हाल में छोड़। पढ़ी लिखी लड़कियाँ आती हैं, समझदार होती हैं, उसको अपने हाल में जीने दें। तो मैं समझती हूँ जो आजकल ये बात आपने बहुत अच्छी बोली है यहाँ पे, कि मोस्टली ऐसा केसेस देखे गए हैं कि वर्तमान में शादी होने के बाद में मतलब 2, 3, 4 साल 5 साल तक जो लड़की की माँ होती है वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। हाँ, इससे बहुत टूटता है, परिवार बहुत टूटता है। हर 2 घंटे में फोन करना, हाँ। क्या कर रही है, हर 2 रात, चाहे रात के 8 बजे हो, चाहे 12 बजे हो, सुबह के 8 बजे हो, वो काम कर रही है, सो रही होगी, तुरंत फोन चला जाता है। अब वो बेवजह का आपका आधे 1 घंटे का जो डिस्टर्बेंस होता है ना, वाकई में हो सकता है वो आप दोनों के माँ बेटे की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बट उसका असर कहीं ना कहीं बिल्कुल उसके मतलब वैवाहिक जीवन में पड़ेगा जरूर। भले ही उसके ससुराल वाले उसको कुछ भी ना कहें, लेकिन अंदर ही अंदर एक
आई थिंक अनकही दीवार खड़ी हो जाती है, और वो दीवार ही बाद में कहीं ना कहीं गुस्से के रूप में फूटती है कहीं ना कहीं अचानक से। तो ये कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज जाहिर सी बात है, अभी बेटी आपका हक है, लेकिन उसकी भी सीमाएं आपको समझनी पड़ेगी। भाई सास भी तो माँ ही है, वो भी तो बहू को अपनी बेटी की तरह रखेगी ना। तो वो भी चाहती, हाँ वो भी चाहती कि मेरी बहू मेरी बेटी है, वो बैठे साथ में, उनसे साथ बैठे, साथ खाए, साथ पिए। लेकिन उसी समय आप फोन करेंगे तो हाँ, कैसे वो चीज बिल्कुल मैनेज होगी? बिल्कुल। तो ये कहीं ना लड़कियों की गलती नहीं है, देखिए मैं इसमें कहूँ, लड़की तो बेचारी नहीं आती हैं, लेकिन इसमें पेरेंट्स की बहुत ज्यादा गलती है, वो बहुत इंटरफेयर करते हैं ससुराल में, तभी ये टूटता है ससुराल का। ये वाकई में मैम आपने बहुत अच्छी बात बताई, और बहुत ही प्यारे तरीके से, आई थिंक सीधे शब्दों में भी चीज़ कही है। एक लास्ट मैसेज और जानना चाहूँगा मैम जाने से पहले, कि हमारी जो नवीन युवा पीढ़ी है, मतलब वो किस तरह से अपने डिप्रेशन को हैंडल कर सके, और कैसे पढ़ा लिखा होने के बावजूद एक सुख शांति से अपना जीवन वो जी सके। आज के जो युवा पीढ़ी अपने आप को बहुत योग्य समझते हैं, अगर ये डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, क्योंकि अपने आप को भी अलग रखते हैं। आप सबके साथ मिलिए, आपकी कोई भी परेशानी अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, बहन से शेयर कीजिए। अगर आप अपने पेरेंट्स को हर बात शेयर करेंगे तो डिप्रेशन का नाम ही नहीं रहेगा। डिप्रेशन क्यों आएगा? पहले कभी डिप्रेशन नहीं रहता था, कितनी परेशानियां ज्वाइंट फैमिली सब मिल बांट के बांट लेते थे। अब तो सब अकेले अकेले रहते हैं, एक बच्चा कर लिया मियाँ बीबी, तो डिप्रेशन तो होना ही है। मियाँ बीबी लड़ गए या बच्चे से कुछ हो गई तो डिप्रेशन हो गए, सर्विस से नौकरी से अगर उसका डिप्रेशन हो गया। अगर यदि आप ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे, सबसे मिलजुल के रहेंगे, तो डिप्रेशन ना जैसी चीज मेरी समझ में नहीं होगी। मेरे उस समझ में, मतलब मैम ने मतलब इतने प्यारे से जो प्यारी बातें बताई ना डिप्रेशन को लेकर, ये वाकई में समझने लायक है। और मुझे लगता है कि मैम आई थिंक शॉर्ट एंड स्वीट आप जितना बता सकते थे वो बहुत प्यारे तरीके से आपने बताया, और सबसे इम्पोर्टेंट आपने इतना समय हमें दिया, हमारे व्यूअर्स के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, और मुझे लगता है आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा इससे। और मैम थैंक यू हमारे शो में आने के लिए। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, नई कहानी के साथ, नई हस्ती के साथ। दिल की बात आपसे, सब तक।